हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड अध्ययन सीरीज चल रही है। इसमें हम एग्जाम्स में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इससे पहले के टॉपिक हमने इससे पहले की वीडियो में पूरे कर चुके हैं। आप लोग इसे समझने के लिए पुराने वीडियोस जरूर देखें। भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने इससे पहले किए हैं, उसमें हमने काफी विस्तृत रूप में इसका अध्ययन किया है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा परमार वंश चल रहा था, तो आज हम पढ़ेंगे फतेह शाह के बारे में। फ्रेंड्स, जो फतेह शाह हैं, ये मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे और इन्हें गढ़वाल का शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ साथ इन्हें गढ़वाल के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। यह भी 12 वर्ष की अल्पायु में ही शासक बन गए थे और इनकी संरक्षिका के रूप में कटोची देवी ने गढ़वाल का राजपाट संभाला था। फतेह शाह का शासनकाल गढ़वाल के स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है। इनका गुरु गोविंद सिंह के जैसे घोड़े पर बैठा एक चित्र भी मिलता है। तो इनका चित्र कैसे मिलता है? गुरु गोविंद सिंह के जैसे घोड़े पर बैठा एक चित्र भी मिलता है। इन्होंने अपने शासनकाल में परमार वंश की सीमा को बहुत ज्यादा बढ़ाया और इन्हीं के काल में ज्यादा सीमाओं का विस्तार हुआ था। जैसे मुगल शासक अकबर के दरबार में उनके 9 रत्न हुआ करते थे, उसी प्रकार फतेह शाह के भी दरबार में उनके 9 रत्न थे और उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। तो इनके जो 9 रत्न थे, कौन कौन थे? हरिदत्त थपलियाल, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, हरिदत्त नौटियाल, खेतराम धसमाना, कीर्तिराम कैंथोला, वासवानंद बहुगुणा, सुरेशानंद बड़थवाल, रुद्रदत्त किमोटी। इन्होंने सहारनपुर पर आक्रमण करके वहां फतेहपुर नामक नगर की स्थापना की। फतेह शाह ने देहरादून में एक गुरुद्वारा बनाने के लिए मंदिर की मदद की और इसके लिए इन्होंने गुरु राम राय को बुलाया था और इस गुरुद्वारे की आय के लिए खुड़बुड़ार, राजपुर, चामासारी नामक 3 गांव भी दान दिए थे। इनके काल के बारे में हमें विभिन्न पुस्तकों से जानकारी मिलती है। कबीर रत्न ने इनके बारे में फतेह प्रकाश फतेह शाह नामक पुस्तक की रचना की है। इसमें कबीर रत्न ने इनको सील का सार, हिंदुओं का रक्षक और उदंडों को दंड देने वाले की संज्ञा दी है। मातीराम ने इनके बारे में वृंत कौमुदी, छंदसार, पिंगल नामक पुस्तक की रचना की और इसमें मातीराम ने इनकी तुलना शिवाजी से की है। फतेह शाह ने सिरमौर का युद्ध वहां के शासक मेदिनी प्रकाश के साथ लड़ा था और बंगाड़ी का युद्ध सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ लड़ा था। उपेंद्र शाह आते हैं अब। उसके बाद फतेह शाह के बाद उनका पुत्र शासक बनता है, परंतु बगवाल के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, प्रदीप शाह। यह भी 5 वर्ष की अल्पायु में शासक बन गए थे, इसलिए राजमाता जिया कनकदेई ने उनकी संरक्षिका के रूप में गढ़वाल का राजपाट संभाला था। इनको महाराजी राज की उपाधि भी मिली थी। उसके बाद उस समय 1743 में कुमाऊं में शासन कर रहे चंद वंश के शासक कल्याण चंद चतुर्थ पर रोहिलों ने आक्रमण कर दिया था और उस समय प्रदीप शाह ने कल्याण चंद चतुर्थ की मदद की थी। 1773 में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के साथ रोहिलों का एक दूनागिरी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में रोहिलों की विजय प्राप्त हुई। अब आते हैं ललित शाह। यह कुमाऊं में चंद शासक दीपचंद के समकालीन थे। ललित शाह किसके समकालीन थे? चंद शासक दीपचंद के समकालीन। इनके 4 पुत्र होते हैं, जिनका नाम जयकीर्त शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह है। इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया और आक्रमण करने का निमंत्रण इनको कुमाऊं के ही
मंत्री हर्षदेव जोशी ने दिया था। 1777 में बगवाली पोखर का युद्ध गढ़वाल और कुमाऊं के बीच होता है, जिसमें गढ़वाल की तरफ से ललित शाह थे और कुमाऊं की तरफ से मोहन चंद थे। इस युद्ध में गढ़वाल शासक ललित शाह को विजय प्राप्त होती है और इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की राजगद्दी में बैठाकर वहां का राजा नियुक्त कर दिया था। कुमाऊं से युद्ध के बाद लौटते समय गनाई गिवाड़ दुलड़ी नामक स्थान में इनकी मलेरिया के कारण मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं जयकीर्ति शाह। यह प्रद्युम्न शाह का सौतेला भाई था। 1785 में जयकीर्ति शाह और प्रद्युम्न शाह के बीच एक कपरोली का युद्ध होता है और इस युद्ध में गढ़वाल सेना को विजय प्राप्त होती है। 1785 में ही जोशियाणी कांड होता है, जिसमें हर्षदेव जोशी गढ़वाल पर आक्रमण करके बहुत लूटपाट करते हैं। अब आते हैं प्रद्युम्न शाह। अपने सौतेले भाई जयकीर्ति शाह की 1786 में मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह गढ़वाल के भी राजा बन जाते हैं। ये पहले शासक थे जिसने गढ़वाल और कुमाऊं पर एक साथ अपनी सत्ता स्थापित करी होती है। जब प्रद्युम्न शाह गढ़वाल के भी शासक बन गए थे, तब उनके भाई पराक्रम शाह ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। इनके गढ़वाल की राजगद्दी संभालने के बाद कुमाऊं के राजपाट का कार्यभार हर्षदेव जोशी ने संभाला था। गढ़ जीता संग्राम गणिका नाटक, जिसके रचयिता मौलाराम हैं, उन्होंने अपनी रचना में पराक्रम शाह के प्रद्युम्न शाह के खिलाफ उसके विरोध का उल्लेख किया है और इनके साथ उन्होंने पराक्रम शाह को एक दुराचारी, चरित्रहीन और विलासी राजकुमार की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, पालीग्राम का युद्ध। अब ये पालीग्राम का युद्ध कब होता है? जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ललित शाह के मोहन चंद को हराने के बाद उनका पुत्र प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है और हर्षदेव जोशी कुमाऊं का कार्यभार संभालता है। बाद में 1786 में मोहन चंद दोबारा वापस आता है और हर्षदेव जोशी और प्रद्युम्न शाह से पालीग्राम का युद्ध लड़ता है और इसमें मोहन चंद को विजय प्राप्त होती है और वह दोबारा कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठ जाता है। 1788 में हर्षदेव जोशी ने दोबारा मोहन चंद से युद्ध किया और इस युद्ध में मोहन चंद की मृत्यु हो जाती है। और फिर हर्षदेव जोशी ने शिवचंद को कुमाऊं की राजगद्दी पर बिठाया। बाद में शिवचंद से महेंद्र चंद युद्ध करता है और महेंद्र चंद को विजय प्राप्त होती है और कुमाऊं पर महेंद्र चंद की सत्ता स्थापित हो जाती है। इस प्रकार गढ़वाल पर प्रद्युम्न शाह ही राज कर रहे होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि कुमाऊं के चंद वंश और गढ़वाल के परमार वंश दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, अगर हम क्या करते हैं, दोनों वंशों को एक साथ पढ़ेंगे तो फिर क्या होता है, हम अच्छे से इसको समझ पाते हैं क्योंकि दोनों आपस में समकालीन ही चल रहे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब जब कुमाऊं पे महेंद्र चंद आ जाते हैं और इस क्रम में गढ़वाल पर प्रद्युम्न शाह ही राज कर रहे होते हैं, तब हर्षदेव जोशी 1790 में नेपाल के गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण देते हैं और गोरखाओं और महेंद्र चंद के बीच हवाला बाग का युद्ध होता है। गोरखाओं को विजय प्राप्त होती है और कुमाऊं पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं और कुमाऊं में चंदवंश की समाप्ति हो जाती है और यह हमने चंदवंश के क्रम में आपको बताया था। अब क्या होता है, परमार वंश के क्रम में आपको इसलिए बताया क्योंकि कुमाऊं पर तो गोरखाओं ने चंदवंश का अंत कर दिया था, परंतु गढ़वाल पर अभी भी परमार वंश का राज चल रहा था, अर्थात प्रद्युम्न शाह का गढ़वाल पर राज चल रहा होता है।
अब क्या हो गया, कुमाऊं में क्या हो गया, कुमाऊं में गोरखाओं का राज हो जाता है और गढ़वाल में प्रद्युम्न शाही राज कर रहे होते हैं। इसके अगले ही वर्ष 1771 में गोरखाओं ने गढ़वाल पे भी आक्रमण किया, जिसे लंगूरगढ़ का युद्ध कहा जाता है, और गोरखाओं का यह गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण था। इसी क्रम में 1795 में गढ़वाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ जाता है और इसके बाद 1 सितंबर 1803 में एक विनाशकारी भूकंप भी गढ़वाल में आता है, जिसकी तीव्रता 9.0 के आसपास थी। 1803 में ही गोरखाओं ने गढ़वाल पर अपना दूसरा आक्रमण किया, जिससे बाड़ाहाट का युद्ध भी कहते हैं, और एक तीसरा युद्ध भी गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल के विरुद्ध किया गया, जिसे चमुआ या चंबा का युद्ध कहा जाता है। अंत में 14 मई 1804 देहरादून के खुड़बड़ा नामक मैदान पर गोरखाओं ने आक्रमण किया, जिसे खुड़बड़ा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में गोरखाओं को विजय प्राप्त होती है और दुर्भाग्यवश प्रद्युम्न शाह की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। प्रद्युम्न शाह ने गोरखाओं से युद्ध करने के लिए अपना राज सिंहासन तक सहारनपुर में भेज दिया था। श्री डबराल जी द्वारा इनको देखते हुए प्रद्युम्न शाह के शासनकाल को निर्धनता की खूह में डूबा और कुशासन कहकर संबोधित किया गया। इस प्रकार कुमाऊं में चंदवंश और गढ़वाल में परमार वंश का अंत गोरखाओं के द्वारा किया जाता है और संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर गोरखाओं का राज स्थापित हो जाता है। अब बात करते हैं गोरखाओं का शासनकाल। अब गोरखाओं का शासनकाल यहाँ पे किस प्रकार का रहा। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर्षदेव जोशी द्वारा नेपाल के गोरखाओं को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, अर्थात यहाँ गोरखा लोग नेपाली मूल से संबंध रखते थे। यह अपनी सत्ता सैन्य शासन के आधार पर चलाते थे और इसके साथ साथ स्वभाव अत्यंत लड़ाकू था। नेपाल के अंतर्गत रियासतें होती थी और ये कुल 24 रियासतें थी और इन रियासतों को 24 के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में अब यहाँ ये राज कर रहे थे। हम दोनों क्षेत्रों में गोरखा शासन के बारे में जानेंगे। अब क्या होता है गोरखाओं का कुमाऊं में शासन 1790 से लेकर 1815 तक। 1790 में जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर आक्रमण किया था, तब गोरखाओं के राजा रण बहादुर शाह थे, जिनको स्वामी निर्गुणानंद भी कहा जाता है। स्वामी निर्गुणानंद किसे कहा जाता है? राजा रण बहादुर को, जो कि गोरखाओं के राजा हुआ करते। उस समय गोरखा सेना का नेतृत्व जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा, सुर सिंह थापा आदि ने किया। नेपाल के राजा उत्तराखंड में खुद शासन नहीं चलाते थे, उनकी जगह पर उनके प्रतिनिधि नियुक्त कर रखे थे और वे प्रतिनिधि उत्तराखंड की शासन व्यवस्था संभालते थे और इन प्रतिनिधियों को सूबेदार या सुब्बा कहा जाता था। कुमाऊं में नेपाल के सूबेदार या सुब्बा कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले जोगमल शाह, यह प्रथम नेपाली सुब्बा था जिसने कुमाऊं की शासन व्यवस्था संभाली थी। उसके बाद काजी नरसिंह, यह दूसरा नेपाली सुब्बा था जिसने कुमाऊं की शासन व्यवस्था संभाली और इसके काल में मंगल की रात की घटना हुई। नेक्स्ट है अजब सिंह थापा। चौथा है रुद्रवीर सिंह, धौकल सिंह, गौरेश्वर ऋतुराज। अब आते हैं बमशाह चौतरिया, यह कुमाऊं का आखिरी सूबा था। गोरखाओं का गढ़वाल में शासनकाल 1804 से लेकर 1815। 1804 में खुड़बड़ा के युद्ध के समय गोरखाओं के राजा गिवाण युद्ध विक्रम शाह थे। ठीक है, 1804 में खुड़बड़ा के युद्ध के समय गोरखाओं के राजा कौन थे? गिवाण युद्ध विक्रम शाह थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि नेपाल के राजा उत्तराखंड में खुद शासन नहीं चलाते थे, उनकी जगह पर उन्होंने प्रतिनिधि नियुक्त कर रखे थे और वह प्रतिनिधि उत्तराखंड की शासन व्यवस्था संभालते थे और इन प्रतिनिधियों को सूबेदार या सुब्बा कहा जाता था। गढ़वाल में भी यही सुब्बा शासन व्यवस्था चलाते थे और ये कुछ इस प्रकार थे।
तो यहाँ पे कौन थे गढ़वाल में? अमर सिंह थापा। ये गढ़वाल का प्रथम नेपाली सूबा था। इसकी नियुक्ति रण बहादुर शाह के द्वारा की गई थी और अमर सिंह थापा को काजी नामक उपाधि भी नेपाल सरकार द्वारा दी गई। अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर को बनवाया था। अब है रणजोर सिंह थापा। यह गढ़वाल का दूसरा नेपाली सूबा था। इसको दानवीर कर्ण की उपाधि मौलाराम के द्वारा दी गई है। इनके द्वारा विचारी और अविचारी जैसे पदों का सृजन किया गया। अब है हस्तिदल चौतरिया। इसने किसानों के लिए लगान दर कम की थी और किसानों के लिए तकावी ऋण दिया था। गोरखाओं ने अपने शासन काल में उत्तराखंड में प्रजा को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था। उनकी शासन प्रणाली बहुत जटिल थी और उन्होंने बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के कर उत्तराखंड की प्रजा पर लगाए हुए थे, जिसके कारण प्रजा बहुत दुखी थी। गोरखाओं ने अपने मुआवजों की पूर्ति के लिए प्रजा के परिवार वालों तक को दास के रूप में बेचना शुरू कर दिया था और यदि किसी को दास के रूप में नहीं खरीदा जाता तो उन्हें हर की पौड़ी हरिद्वार के समीप भीमगोड़ा बेचने के लिए भेज दिया जाता था। कहा जाता है कि गोरखाओं ने हरिद्वार में दास बाजार में दासों के खरीदने और बेचने का स्थान बना रखा था। गोरखाओं की उत्तराखंड में शासन प्रणाली। दोस्तों, अब हम गोरखाओं की शासन प्रणाली के बारे में जानेंगे। गोरखा अपनी सत्ता सैन्य शासन के आधार पर चलाते थे। उन्होंने अपनी सत्ता या सेना को दो भागों में विभाजित कर रखा था। एक भाग स्थायी भाग था जिसे जागचा या जगरिया कहा जाता था। दूसरा भाग अस्थायी था जिसे ढाकरिया या ढाकचा कहा जाता था और खुंखरी सेना का प्रमुख हथियार हुआ करती थी। इन्होंने अपनी शासन प्रणाली में भूमि को उसकी उर्वरता के हिसाब से 5 भागों में विभाजित किया था, जैसे अबल, दम, सोम, चाहर, सुखवादी। गोरखा जब भूमि दिया करते थे तब उस भूमि को दस्तूर कहा जाता था। गोरखा सैनिक अपने मुताबिक कर की वसूली किया करते थे और इस प्रक्रिया को बली या बाली नाम दिया जाता था। गोरखाओं ने उनके काल में अल्मोड़ा में प्रथम अदालत को स्थापित किया था और मुकदमे का कार्यभार विचारी अर्थात जज को दिया जाता था। इतिहासकार ट्रेल ने बताया कि गोरखाओं के शासनकाल में अगर कोई अपराध करता था तो वह उनके हाथ या नाक काट दिया करते थे। ब्राह्मणों के लिए भी दंड की व्यवस्था थी, जैसे कि देश निकाला, चुटिया काटना, जनेऊ उतारना आदि जैसी सजाएं निर्धारित की गई थी। क्या है इसमें? गोरखाओं के शासनकाल में सुनारों को सुनवार, नाई को नौ, दासों को कठुआ, शिल्पकारों को कामी कहकर पुकारा जाता था। अब गोरखाओं की उत्तराखंड में कर प्रणाली किस प्रकार की थी? अब हम उत्तराखंड में गोरखाओं की कर प्रणाली के बारे में जानेंगे। भूमि से लिया जाने वाला कर अर्थात भू राजस्व गोरखाओं की आय का प्रमुख स्रोत था। इसके साथ पुंगड़ी भी भूमि से संबंधित कर हुआ करती थी। इनके शासनकाल में कोई भी उत्सव मनाया जाता था तो इसके लिए कर लिया जाता था और उसे सौन्य फागुन कर के नाम से जाना जाता था। विवाह और शुभ अवसरों में टीका भेंट नामक कर लिया जाता था। जिसका कोई पुत्र नहीं होता था उसे मरो नामक कर लिया जाता था और एक कर कपड़ों पर भी लगता था जिसे तानकर कहा जाता था। इसके शासनकाल में हर परिवार से कर लिया जाता था जिसे मोह कर कहा जाता था और किसी भी छिपाई गई संपत्ति पर पहता नामक कर लिया जाता था। खस जाति के जमींदारों में अदनी दफ्ती कर लिया जाता था और जागरियों व ब्राह्मणों से मिझारी कर लिया जाता था। युद्ध के समय प्रजा से मांगा नामक कर लिया जाता था और गांव छोड़कर भागने वालों से रहता नामक कर लिया जाता था। प्रजा को अपने जानवरों को चराने के लिए दोनिया नामक कर होता था और प्रजा द्वारा सूबेदार को तिमारी नामक कर दिया जाता था। ब्राह्मणों पे जमीन हथियाने पर कुसई नामक कर और शायर
नामक कर सीमा कर के रूप में लिया जाता था। इतने सारे कर गोरखाओं ने प्रजा पर लगा रखे थे जिसके कारण जनता काफी परेशान थी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टिहरी रियासत की स्थापना। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।